नमस्कार जी, मेरा नाम भाई वामन है और स्वागत करता हूं आज के शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मंडलीय विकार के बारे में। और इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सिकल सेल एनीमिया। बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये नीट एग्जामिनेशन के लिए। अब भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले 7 तारीख को एग्जाम हुआ था ना, मेरा दोस्त देने गया था, यहीं से देने गया था। मैं यही पढ़ रहा था तो मैंने उसको पढ़ाया। मैंने बोला देख ऐसे ऐसे होता है सिकल सेल एनीमिया में। बोला भाई क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने बोला बस 4 नंबर तेरे को मैं दिलाया है ना। चलिए देखिए, मंडलीय विकार क्या है। जब जीन के उत्परिवर्तन से, ठीक है, कोई विकार आ जाता है तो उसको बोलते हैं मंडलीय विकार। ठीक है, जीन के उत्परिवर्तन से, ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि एकल जीन। ठीक है, एकल जीन के उत्परिवर्तन से, एकल जीन के उत्परिवर्तन से या फिर एकल जीन के रूपांतरण से, एकल जीन के रूपांतरण से ही क्या होता है, मंडलीय विकार होता है। ठीक है, जीन के अंदर ये उत्परिवर्तन हो रहा है। पिछली क्लास में हमने आपको समझाया था। ठीक है, क्या समझाया था, हमने आपको बताया था ये आपका जो है गुणसूत्र है, क्या है, क्रोमोसोम है, ये डीएनए कुंडली थे इसके अंदर, बताया था ना, याद है ना। फिर ऐसे हमने इसको कट करके दिखाया, ये डीएनए निकला। फिर इस डीएनए में क्या है, आपके जीन है, और वही जीन क्या करते हैं, लक्षण का निर्धारण करते हैं। तो मंडलीय विकार क्या होता है, एकल जीन के रूपांतरण से, ठीक है, ये रोग होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जीन म्यूटेशन के द्वारा होता है। ठीक है, मंडलीय विकार। अगर इसके एग्जाम्पल देखा जाए तो आपके एग्जाम्पल हो गए, देखिए, जीन के म्यूटेशन से जो रोग उत्पन्न होते हैं, याद रखना, जीन के उत्परिवर्तन से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको हम बोलते हैं मंडलीय विकार। ठीक है, जीन में थोड़ा सा खराबी आई, समझना समझना, जीन में थोड़ा सा खराबी आई तो हमने बोला मंडलीय विकार है। लेकिन अगर पूरे गुणसूत्र में खराबी आ गई, पूरे गुणसूत्र में खराबी आ गई, तो उसको बोलते हैं गुणसूत्री विकार, उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। उसके द्वारा से सिंड्रोम उत्पन्न होता है। ठीक है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि सिर्फ जीन के रूपांतरण से ही रोग उत्पन्न होए जा रहा है। ठीक है, किसके रूपांतरण से, जीन के। जीन में थोड़ा सा डिफेक्ट हुआ, जीन में थोड़ा सा क्षार युग्मक का बदलाव हुआ, उसके द्वारा से आपको रोग हो गया। ठीक है, और इन रोगों को देखो, मनुष्य में इन रोगों को वंशावली विश्लेषण के द्वारा, वंशावली विश्लेषण के द्वारा ही खोजा जा सकता है। ठीक है, वंशावली विश्लेषण के द्वारा ही इनको खोजा जा सकता है, मंडलीय विकार को। ठीक है, गुणसूत्री विकार को वंशावली विश्लेषण से नहीं, वो क्रोमोसोम डिसऑर्डर से उसको खोज लेंगे, पता कर लेंगे कौन सी बीमारी है। लेकिन इस जीन के अंदर डिफेक्ट हो रहा है, समझना। मैं आपको कैसे समझाऊं, समझो ये मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर अभी बिल्कुल तगड़ा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, हैंडसम है, खूबसूरत है। ठीक है, हम मानते हैं क्रोमोसोम है। अगर ये क्रोमोसोम यहां से टूट गया, समझो इतना टूट गया, तो क्रोमोसोम खराब हो गया, मार्कर खराब हो गया। ठीक है, अगर ये मार्कर नहीं टूटा, लेकिन इसके अंदर जो स्याही है चल ही नहीं रहा है, खराब है मतलब। ठीक है, जो इसका काम है वो काम ही नहीं कर रहा है, मतलब एक अंदर जो जीन है, इंक है, वो है ही नहीं इसके पास, तो चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है तो खराब है ये, है ना। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये है जीन डिसऑर्डर। इसको सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि इसके जो है पूर्वज, ठीक है, इसके पूर्वज कैसे थे, तो इसमें क्या होता है कि वंशावली विश्लेषण के द्वारा ही खोजा जा सकता है, क्या, मंडलीय विकार। और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जैसे आपके एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण हीमोफीलिया हो गया, वर्णरांधता हो गया, ठीक है, अरक्तता हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया। देखो देखो देखो, ये सब बिल्कुल सिंपल सिंपल है ना। दात्र कोशिका अरक्तता हो गया। अब भैया देखो, ठीक है, थैलोसीमिया हो गया,
ये सभी क्या है, तो ये सभी मेंडलीय विकार होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सभी मेंडलीय विकार होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं। अब हमको एक चीज ये देखना है कि किस जीन में, ठीक है, हमारे जो है मनुष्य के अंदर क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोसोम, एक होता है एलोसोम। ठीक है, एक ऑटोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम। अब देखिए किस गुणसूत्र में ये परिवर्तन हो रहा है, किस गुणसूत्र के जीन में ये परिवर्तन हो रहा है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत सिंपल सी। यार बहुत गर्मी भी लग रही भाई है ना, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी, इतनी सिंपल कि मैं क्या ही बताऊं। हम अब इसमें यह देखेंगे कि आखिरकार किस कोशिका में किस जो है गुणसूत्र के परिवर्तन के द्वारा ये रोग उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब यदि हम देखें तो मेंडलीय विकार जो है, मेंडलीय विकार आपके प्रभावी और अप्रभावी दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है कि मेंडलीय विकार प्रभावी और अप्रभावी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे गुणसूत्र को, क्रोमोसोम को। गुणसूत्र आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ते हैं ऑटोसोम, अब इसको हिंदी में लिखना आप लोग अलिंग गुणसूत्र। दूसरा होता है क्या, उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या फिर उसको बोलते हैं एलोसोम। ठीक है, तो जो ऑटोसोम होता है जिसको बोलते हैं अलिंग गुणसूत्र, ठीक है, ऑटोसोम समझना ध्यान से, इसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। अच्छा एक चीज बताओ, आपको पता है कि नहीं मनुष्य के अंदर ऑटोसोम का संख्या कितना होता है, कितना होता है, 44। सेक्स क्रोमोसोम 2। ठीक है, अगर पेयर में बोला जाए, पेयर में, तो 22 जोड़े ऑटोसोम, 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं, और क्या होता है, 1 पेयर आपका एलोसोम। एलोसोम जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर इस ऑटोसोम में कोई डिसऑर्डर होगा तो उससे रोग उत्पन्न होगा। ठीक है, इस ऑटोसोम अलिंग गुणसूत्र में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं अलिंग गुणसूत्रीय प्रभावी रोग। ठीक है, या अप्रभावी रोग। और अगर लिंग गुणसूत्र में कोई भी परिवर्तन होगा, लिंग गुणसूत्र के जीन में जब कोई परिवर्तन होगा, ध्यान से समझना, लिंग गुणसूत्र के जीन में जब कोई परिवर्तन होगा ना, तब वो क्या होगा, रोग उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब जो है लिंग गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई, है ना, एक्स लग्न और वाई लग्न गुणसूत्र। अब देखो ये जो दोनों रोग हैं, अलिंग गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र, ध्यान से समझना, ये प्रभावी भी हो सकते हैं, डोमिनेंट भी हो सकते हैं, और अप्रभावी भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। इस चीज को समझना, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है ना, और इतना ज्यादा इसमें कुछ कठिन वगैरह है नहीं, ये चीज समझ लेना। ठीक है, आज तो भाई बहुत ही ज्यादा गर्मी है। अगर हम देखें बाई जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम, मतलब क्या है कि जीन उत्परिवर्तन हो रहा है किस में, ऑटोसोम में। चलिए इसको आप लोग लिखिए, अब मिटा के हम आपको आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, मिटा दे। चलिए इस चीज को समझना, बाई जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम। हेडिंग है आपकी बाई जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम। ठीक है, ऑटोसोम यानी कि अलिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र
में जो जीन परिवर्तन हो रहा है, और ये अप्रभावी सॉरी इसी से अप्रभावी रूप से वंशागत वाले हम जो बीमारियां हैं, ठीक है, अप्रभावी रूप से जो भी चीजें वंशागत होती हैं, समझना। पहली बात, फर्स्ट कंडीशन कि मेंडली विकार में जो हम बात कर रहे हैं वो ऑटोसोम में कर रहे हैं, और ऑटोसोम में भी अप्रभावी रूप से जो वंशागत होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। इस बात को सॉरी, ठीक है। अब देखिए, अप्रभावी रूप से जब कोई रोग वंशागत होता है, ठीक है, तो उसे समयुग्मजी होना पड़ेगा। बस यहां पर एक बार समझना बसा है आपको, बस, ठीक है। समयुग्मजी होना पड़ेगा, और समयुग्मजी जीन की अवस्था में ही, समयुग्मजी जीन अवस्था में ही वो रोग उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? रोग उत्पन्न करेगा। और अगर वो विषम युग्मजी है, विषम युग्मजी जीन की अवस्था है ना, तो वो रोग उत्पन्न नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ वाहक होगा, ठीक है। अगर होमोजाइगस है तो वो रोग उत्पन्न करेगा, और अगर हेट्रोजाइगस है तो वो एक वेक्टर का काम करेगा, ठीक है। क्या करेगा? एक वेक्टर का काम करेगा। अब देखिए, अब अलिंग गुणसूत्र में जो बीमारियां होती हैं वो अप्रभावी रूप से जो वंशागत होती हैं, वो बीमारियां क्या हैं, ठीक है। उदाहरण, सबसे पहला है आपका सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं दात्र कोशिका अरक्तता। क्या बोलते हैं? दात्र कोशिका अरक्तता। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फिर है आपका रंजकहीनता, एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म, ठीक है। फिर है आपका, जैसे हो गया आपका थैलोसीमिया, थैलेसीमिया हो गया। फिर आपका हो गया फिनाइल कीटोन्यूरिया, क्या हो गया? फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। और एक एलकैप्टोन्यूरिया करके एक रोग और होता है, एलकैप्टोन्यूरिया करके, ठीक है। तो मेरे साथ आप याद करो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए कि बताइए अप्रभावी रूप से वंशागत अलिंग गुणसूत्र में होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, तब आपका जवाब क्या क्या रहेगा? बताइए। दात्र कोशिका अरक्तता, रंजकहीनता, थैलोसीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये आपके ऑप्शन में रहेंगे या फिर नहीं? बताइए, बताइए जल्दी। फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। एक रोग और जो मैंने आपको अभी बोला था वो है एलकैप्टोन्यूरिया। क्या है? इसको इसमें से लिख देते हैं, एलकैप्टोन्यूरिया। पढ़िए मेरे साथ, मेरे साथ एक बार बोलिए, आप सभी लोग एक बार बोलिए, बताइए अप्रभावी रूप से वंशागत अगर कोई भी बीमारी है वो अलिंग गुणसूत्र में है तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? फर्स्ट, सिकल सेल एनीमिया। सेकेंड, थैलोसीमिया। थर्ड, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फोर्थ, रंजकहीनता। फिफ्थ, एलकैप्टोन्यूरिया। ठीक है, समझ आया ना? कंफर्म है यहाँ तक? कोई दिक्कत है बताइए, एक बार अच्छे से ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत है तो मेरे को बताइए। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, मिटा दें इसको अब। चलिए, अब हेडिंग बनाइएगा सिकल सेल एनीमिया। अब इन रोगों के बारे में हम अब पढ़ेंगे। चलिए, हेडिंग बनाइए सिकल सेल
एनीमिया, जिसको बोलते हैं दात्र कोशिका अरक्तता। अब बताइए आप लोग से बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है कि बताइए दात्र कोशिका जो अरक्तता है वो अप्रभावी जो है गुणसूत्र पर होता, अप्रभावी है कि प्रभावी है, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा, वो लिंग गुणसूत्र पर होता है या फिर अलिंग गुणसूत्र पर होता है? ये दो क्वेश्चन है, बताइए कौन सा होता है ये अलिंग क्रोमोसोम पर होता है। पहली बात आपको कंफर्म हुई होगी, किस पर होता है? ये अलिंग क्रोमोसोम पर होता है। ये प्रभावी है या अप्रभावी है? तो ये अप्रभावी होता है। ठीक है, तो बताइए, जवाब दीजिए, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण है। क्या है ये? अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, क्या है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है। ठीक है, कैसा होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव, अलिंग गुणसूत्र पर होता है लेकिन प्रभावी ना होकर के ये अप्रभावी होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, यह उत्पन्न कैसे होता है? तो जीन के उत्परिवर्तन के द्वारा ही ये रोग उत्पन्न हो जाता है। किसके द्वारा? जीन के उत्परिवर्तन के द्वारा। जीन के उत्परिवर्तन के द्वारा ही रोग उत्पन्न होता है। ये एक प्रकार का मेंडली विकार है। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। अब देखिए कैसे होता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दात्र कोशिका अरक्तता। सिकल का मतलब होता है हंसियाकार। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आरबीसी होती हैं, ठीक है, वो आपकी इस रोग के द्वारा वो सिकल शेप की हो जाती हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया नामक रोग है तो उसकी आरबीसी कैसी हो जाएंगी? उसकी आरबीसी सिकल शेप की हो जाएंगी, यानी कि हंसियाकार हो जाएंगी। अब देखिए, अगर ये रोग हो गया तो उसकी आरबीसी कैसी हो जाएंगी? हंसियाकार हो जाएंगी। लेकिन आरबीसी को होना कैसा चाहिए? तो उसको बाई कान के और डिक्स लाइक का होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल आरबीसी कैसी होती है? वो होती है बाई कॉनकेव डिस्क लाइक होती है। ठीक है, यानी कि उभयावतल तस्तरी नुमा। लेकिन ये उभयावतल तस्तरी नुमा ना हो करके ये होती है सिकल शेप की। क्यों? क्योंकि जो आरबीसी को बनाने वाला जो जीन है, ठीक है, आरबीसी से ध्यान समझना, जो आरबीसी को बनाने वाला जीन है ना, उसी जीन में म्यूटेशन हो जाता है, उसी जीन में एकल क्षार युग्मक का परिवर्तन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण से आरबीसी बाई कानकेओडिक्स लाइक की ना बन के वो सिकल शेप की बन जाती है। अब अगर आरबीसी सिकल शेप की बन गई तब होगा क्या? अब मेरे से ये बताओ भाई, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। आईसीआरबीसी थी, इसमें ढेर सारे हीमोग्लोबिन बैठ के ऑक्सीजन को ले जा रहे थे। अब ऐसी आरबीसी हो गई, इसमें ज़्यादा हीमोग्लोबिन बैठ ही नहीं पा रहे हैं। ज़्यादा हीमोग्लोबिन नहीं बैठ पा रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर पाएगी। ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाएगी तो क्या होगा भाई बताओ? कोशिका को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, कोशिका काम करना बंद कर देगी, बोलेगी अब काम करना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है ना। कोशिका तुरंत बोल देगी अब काम करना ही नहीं, एक भी काम नहीं करना है। ठीक है, अब हम यही इसमें देखेंगे सिकल सेल एनीमिया में, जहाँ से आपके क्वेश्चन नीट में भी पूछे जाते हैं। हम यही देखेंगे कि वो कौन सा आखिरकार जीन है जिस जीन में आपका म्यूटेशन होता है
जिसके कारण से सिकल सेल एनीमिया दात्र कोशिका अरक्तता रोग हो जाता है। अब इस चीज़ को हम गहराई से देखेंगे और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, एक जीन में म्यूटेशन हो जाता है और उसी म्यूटेशन के द्वारा ही आपका क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अब आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल डीएनए का जो है चित्र बना करके साधारण से आपको बताया गया है कि सिकल सेल एनीमिया के द्वारा होता क्या है। इस चीज़ को मैं समझाने का प्रयास करूंगा और इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, हमने बनाया ये डीएनए। ये देखिए, ठीक है। अब इस डीएनए में हमने देखा है क्षारों का अनुक्रम होता है। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस का सीक्वेंस होता है। अब इस डीएनए में क्या होता है, सीक्वेंस को देखते, सबसे पहला सीक्वेंस है आपका जी, पहला सीक्वेंस। दूसरा सीक्वेंस है आपका CAC। तीसरा सीक्वेंस है आपका CTG। चौथा सीक्वेंस है आपका AGT। ये डीएनए के क्षारों का अनुक्रम है। ठीक है, अब देखिए इधर ATG के बाद आता है आपका CCT, GAG, फिर आया GAG। ये डीएनए का समझ लेते हैं 5 डैश का सिरा है, ये यहाँ पे 3 डैश जाएगा और ये 3 डैश है, क्या जाएगा 5 डैश। ठीक है, अब इस डीएनए का नाइट्रोजनस बेस इधर क्या आएगा, जी ग्वानिन। देखिए एडेनिन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ थाइमिन से जुड़ता है और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ साइटोसिन जुड़ता है। तो 3 यहाँ पे ग्वानिन की जगह पे क्या जुड़ेगा, साइटोसिन। थाइमिन की जगह पे एडेनिन, ग्वानिन की जगह पे साइटोसिन। तो CAC नीचे वाला जो है आपका बना, क्षार युग्मक नीचे वाला बना। फिर देखते हैं, अब इसका देखिए CAC का, C किससे जुड़ेगा, G से जुड़ेगा। A किससे जुड़ेगा, T से जुड़ेगा। C फिर G से। फिर देखिए CTG का क्षार युग्मक निकालिए। देखिए ये क्षार युग्मक आपस में मैच कर रहे हैं। ठीक है, 1 2, अब हम इसको इससे मैच करवाएंगे। ठीक है, तो साइटोसिन किससे जुड़ेगा, ग्वानिन से। थाइमिन किससे जुड़ेगा, एडेनिन से। ग्वानिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से। तो ये क्षार युग्मक आया तीसरे नंबर पे। अब चौथे नंबर का क्षार युग्मक देखिए, एडेनिन किससे जुड़ेगा, थाइमिन से। ग्वानिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से। थाइमिन किससे जुड़ेगा, एडेनिन से। अब देखिए पांचवें नंबर का देखिए, साइटोसिन किससे जुड़ेगा, ग्वानिन से। फिर साइटोसिन किससे जुड़ेगा, ग्वानिन से। थाइमिन किससे जुड़ेगा, एडेनिन से। ठीक है, ये आगे वाले चैप्टर में वंशागति का आणविक आधार उसमें पूरे डिटेल से बताया गया है। ठीक है, इधर देखिए, अब ग्वानिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से। एडेनिन किससे जुड़ेगा, थाइमिन से। ग्वानिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से। अब इधर भी बिल्कुल सेम नाइट्रोजनस बेस है। ग्वानिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से। एडेनिन किससे जुड़ेगा, थाइमिन से। ग्वानिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से। ठीक है, ये है बिल्कुल क्षार युग्मक किसका, आरबीसी वाला, जिसके कारण से दात्र कोशिका अरक्तता रोग होता है। ये जो क्षार युग्मक मैंने आपको यहाँ पर बनाया है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर ऐसा क्षार युग्मक बना, समझना, अगर ऐसा ही क्षार युग्मक बना, ऐसा ही डीएनए बना, तो बाइकानकेव डिस्क लाइक की आरबीसी बनेगी, यानी कि फ्रेश आरबीसी का निर्माण होगा। ठीक है, अगर ऐसा क्षार युग्मक नहीं बना, इसमें कुछ म्यूटेशन आ गया कहीं पर, ठीक है, एकल जीन परिवर्तन, सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस इधर उधर हो गया, उसके द्वारा ही होता है सिकल सेल एनीमिया। अब ये है डीएनए। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। आपको पता है मैसेंजर आरएनए कहाँ से बनता है, वो 5 डैश से 3 डैश की तरफ बनता है। ठीक है, कहाँ पर, 5 डैश से 3 डैश की तरफ। एक सेकंड ना, आर्यनी, एक सेकंड में पानी पी लूँ, गला सूख रहा है बहुत तेजी से।
चलिए हो गया। मुझे बहुत गला सूखता है ना, गर्मी भी है। अब आरएनए किससे बनता है? 5' से 3' की तरफ आरएनए बनता है बेसिकली। तो अब हम जैसे आरएनए का निर्माण करते हैं एमआरएनए का। अब देखिए ये CAC साइटोसिन, एडेनिन और साइटोसिन किससे जुड़ेगा? हमें पता है आरएनए में थाइमीन के स्थान पर, ठीक है, याद रखना यहाँ पर कि आरएनए में क्या होता है, एडेनिन यूरैसिल से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। यानी कि आरएनए थाइमीन के स्थान पर यूरैसिल आ जाता है। क्या आ जाता है? आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरैसिल आ जाता है। यानी कि एडेनिन किससे जुड़ेगा? यूरैसिल से। साइटोसिन किससे जुड़ेगा? ग्वानिन से। एडेनिन यूरैसिल से, साइटोसिन आपका ग्वानिन से। अब देखिए ग्वानिन, ग्वानिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से, ठीक है। थाइमीन यानी कि यूरैसिल किससे जुड़ेगा? एडेनिन से। ग्वानिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से, ठीक है। बताइए ऐसे क्षार युग्मक आपको बनाना होगा किसमें? एमआरएनए में, ठीक है। चलिए थाइमीन किससे जुड़ गए? थाइमीन को समझते हैं, यूरैसिल है, यूरैसिल किससे जुड़ता है? एडेनिन से जुड़ता है। ये वाला देखो GAC, ग्वानिन किससे जुड़ा? साइटोसिन से। एडेनिन किससे जुड़ा? यूरैसिल से। साइटोसिन किससे जुड़ा? ग्वानिन से। थर्ड वाला देखिए अब, थाइमीन किससे जुड़ा? यूरैसिल से। साइटोसिन, ग्वानिन। एडेनिन किससे जुड़ा? यूरैसिल से, ठीक है। एडेनिन किससे जुड़ा? यूरैसिल से। जिसका क्षार युग्मक क्या बना? UGU, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। थाइमीन किससे जुड़ेगा? यूरैसिल से, ठीक है, बिल्कुल सही। और थाइमीन यूरैसिल से क्यों जुड़ेगा भाई? थाइमीन है ना, तो एडेनिन से जुड़ेगा, सॉरी एडेनिन से। हाँ वही तो मैं सोचा, थाइमीन की जगह पे यूरैसिल को रख दो। यूरैसिल किससे जुड़ेगा? एडेनिन से, ठीक है। और देखो कहीं पे गलती तो नहीं हुई, थाइमीन बिल्कुल सही जुड़ा है। ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन जुड़ा यूरैसिल से। फिर देखिए ग्वानिन किससे जुड़ा? ये वाला स्ट्रक्चर अब समझ रहे हैं, ठीक है। नहीं ये वाला नहीं समझ, ये वाला तो लिख रहे हैं, समझेंगे। ग्वानिन किससे जुड़ा? ये जुड़ा आपका साइटोसिन से। फिर ग्वानिन किससे जुड़ा? साइटोसिन से। एडेनिन किससे जुड़ा? यूरैसिल से। अब ये वाला स्ट्रक्चर समझ रहे हैं हम लोग। साइटोसिन किससे जुड़ा? साइटोसिन जुड़ा आपका ग्वानिन से, समझना, ग्वानिन से, ठीक है। थाइमीन किससे जुड़ा? ध्यान से समझना, थाइमीन किससे जुड़ा? एडेनिन से। किससे? एडेनिन से, ठीक है। थाइमीन एडेनिन से, साइटोसिन ग्वानिन से। फिर ये वाला GAG, ये सामान्य है। क्या है? ये सामान्य है, याद रखना। अब देखिए जो ये तीन तीन का मैंने जोड़ा बनाया है, GAG, CAC, CUG, AGU, CCU, GAG, GAG, ये सभी प्रोटीन का निर्माण करेंगे। और प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है? एमिनो एसिड से। तो ये ढेर सारे जो एमिनो एसिड हैं ये जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करेंगे। लेकिन ये एमिनो एसिड निर्माण किसका करते हैं, इस बात को हमें समझना है, इस बात को जानना है। जैसे जो GUG नाम का जो आपका क्षार युग्मक है, ठीक है, ये किसका निर्माण करता है? ये वैलिन का निर्माण करता है। वैलिन नामक एमिनो एसिड का निर्माण करता है। किसका? वैलिन का। तो यहाँ पे लिखे आप वैलिन, ये वैलिन हो गया। इसके बाद आपका जो CAC है, क्या है? CAC किसका निर्माण करता है? तो वो करता है हिस्टिडीन का। किसका करता है? हिस्टिडीन का। फिर CUG किसका करता है? तो वो करता है ल्यूसीन का, ठीक है। ल्यूसीन नाम का एमिनो एसिड कौन बनाता है? CUG बनाता है। इसके पास ही लिखना चाहिए, आप लोग अपने कॉपी में वैसे ही लिखिएगा, ठीक है। फिर आगे आता है आपका 1 2 3 4, AGU किसका निर्माण करता है? वो करता है आपका थायोनीन का, ठीक है। थियोनिन का, थियोनिन बोलते हैं, फिर थायोनिन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका 1 2 3 4 CCU किसका निर्माण करता है? तो वो करता है आपका प्रोलीन का। किसका निर्माण करता है? प्रोलीन का। और इसके बाद ये जो GAG है वो करता है ग्लूटामिक एसिड का। किसका करता है? तो वो करता है आपका
ग्लूटामिक एसिड का। और इसके बाद भी जो GAG है वो भी करता है आपका क्या, ग्लूटामिक एसिड का निर्माण वो भी करता है। अब देखिए ये फर्स्ट पोजीशन में है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है ना। फर्स्ट सेकंड, ओ देखिए सीक्वेंस गलत हो गया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, ठीक है। इसी तरह ये क्या है आपका, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है। ध्यान से समझना, ध्यान से। ये बिल्कुल सीरियल वाइज ऐसे ही बनता है। अगर ऐसे बना DNA, फिर बना RNA, फिर उसके बाद बना प्रोटीन, तो ऐसे अगर प्रोटीन बना तो एक सामान्य RBC बाई कॉन्केव डिस्क लाइक की आपकी RBC बनेगी, ठीक है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का, यहाँ पे नॉर्मल हीमोग्लोबिन आपके रहेंगे। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, सिक्स्थ पोजीशन पे, समझना, सिक्स्थ पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड ना बन के वैलीन बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्लूटामिक एसिड ना बन के वैलीन बन जाता है। अब ये वैलीन कैसे बनेगा, पहले इसको आप अच्छे से लिखिए, इसको आप अच्छे से ध्यान से लिखिए, लिखिए अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। कर लिए, सिक्स पोजीशन पे वैलीन ऐसे बनता है कि ये एडेनिन के जगह पे एकल क्षार युग्मक थाइमीन होता है। यहाँ पे थाइमीन हुआ तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एडेनिन हो गया। देखिए ये सिक्स्थ पोजीशन की बात हो रही है, सिक्स्थ पोजीशन पे थाइमीन हुआ, एडेनिन हो गया। अब जब इसका mRNA बना, मैसेंजर RNA बना, ये सिक्स पोजीशन की बात हो रही है, सेवंथ की नहीं कर रहा, सिक्स पोजीशन की। साइटोसिन है, ग्वानिन लिखा रहेगा, बीच वाला एडेनिन है, तो एडेनिन की जगह में क्या हो जाएगा बताइए, क्या बदल जाएगा, बोलिए मेरे साथ, क्या बदलेगा, यूरेसिल आ जाएगा ना। एडेनिन किससे जुड़ता है RNA में, बोलिए 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 भैया, बोलिए बोलिए बोलिए, एडेनिन किससे जुड़ता है, यूरेसिल से जुड़ता है ना। यूरेसिल से यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल, क्षार युग्मक बदल गया। क्या हो गया क्षार युग्मक, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, क्या हुआ, GUG। GUG किसको कोड करता है, GUG किसको कोड करता है, वो करता है वैलीन को। तो ये जो सिक्स्थ पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड बना, अब अगर GUG है तो क्या बनेगा, ये बनेगा वैलीन। क्या बनेगा, वैलीन। उसके बाद अपना फिर ग्लूटामिक एसिड बनेगा। अगर ऐसा हो गया, एडेनिन की जगह में थाइमीन आ गया, यहाँ पे एडेनिन हुआ, यहाँ पे GUG का सीक्वेंस आया, वैलीन बन गया। अब अगर वैलीन बन गया तो RBC कैसी बन गई, बताइए बताइए बताइए, कैसी बन गई जी, बोलिए। बिल्कुल सिंपल है ना, कैसी बन गई, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस चीज को, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया यानी कि ये पॉइंट म्यूटेशन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, पॉइंट म्यूटेशन। ये देखिए बिल्कुल एक पॉइंट, छोटा सा एकल क्षार युग्मक में परिवर्तन के द्वारा होने वाला रोग है क्या, सिकल सेल एनीमिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। ऐसे ही हो जाता है क्या, सिकल सेल एनीमिया। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका एडेनिन था, क्या था, एडेनिन, एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, क्या है, प्यूरिन, उसको किसने विस्थापित कर दिया, पिरीमिडीन ने। थाइमीन पिरीमिडीन है ना, एडेनिन और ग्वानिन ये क्या है, ये आपके प्यूरिन है, और ये क्या है, ये आपका पिरीमिडीन है। तो जब यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौन सी कंडीशन हो रही है, यहाँ पे पहले प्यूरिन था, एडेनिन था यानी कि प्यूरिन था, प्यूरिन ने क्या किया, पिरीमिडीन, प्यूरिन को पिरीमिडीन ने विस्थापित कर दिया, है ना। प्यूरिन था, पिरीमिडीन, थाइमीन आया, बोला ए निकल यहाँ से भग, बोलना है इसको, बोला ना, बताइए। सिंपल से है भाई, प्यूरिन यहाँ पे एडेनिन था, लेकिन थाइमीन आया चश्मा लगा के, बोला ए निकल यहाँ से, निकल निकल निकल, तो एडेनिन को गायब कर दिया, प्यूरिन को भगा दिया, मार के भगा दिया, किसने, पिरीमिडीन ने। किसने मार के भगाया, पिरीमिडीन ने। तो इस स्ट्रक्चर को, इस जो है प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसवर्जन। क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसवर्जन, ट्रांसवर्जन।
वर्जन। ठीक है, जब पिरिमिडीन प्यूरिन को विस्थापित कर देता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन। अगर यहां पर प्यूरिन विस्थापित कर देता किसको, पिरिमिडीन को, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। तो भाई ये है सिकल सेल एनीमिया का पूरा मॉडल, पूरा स्ट्रक्चर, जिस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया। और मुझे उम्मीद है है ना भाई, गर्मी बहुत है सच में, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में है, लिखा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दें भैया, चलिए यहाँ पे हम मिटा देते हैं। ये अभी चैप्टर यदि ना समझ में आए ना तो कोई बात, हताश मत होना। अगला चैप्टर जो है ना, उस चैप्टर में जब पहुँचोगे ना सब समझ आ जाएगा, एक एक समझ आ जाएगा। देखिए, अब अगर बात करें सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, तो ये ऑटोसोमल जो है, ऑटोसोमल सेक्स रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, ये होता है ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है, यानी कि अप्रभावी गुणसूत्र पर अलिंग गुणसूत्र पर उत्पन्न होने वाला रोग है, जो कि अप्रभावी होता है, अप्रभावी रूप से ये वंशागत होता है। ठीक है, दूसरी बात, पॉइंट म्यूटेशन का ये एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है, सिंगल जीन का म्यूटेशन होता है। ठीक है, एडेनिन की जगह पे थाइमिन आ जाता है। ठीक है, सिंगल जीन म्यूटेशन होता है। सिंगल जीन म्यूटेशन। अब अगर इसके जीन पेयर को देख लिया जाए, जीन पेयर को, आखिरकार इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इसको कंट्रोल करने वाले दो जीन हैं ह्यूमन पर, कौन कौन से, HBA HBS। ठीक है, ये दो पेयर हैं। ठीक है, अब समझना, HBA क्या है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, और S क्या है, S मतलब होता है सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न करने वाला। अगर किसी ह्यूमन में, अगर किसी इस बच्चे में HBA और HBA का पेयर है, किसका, HBA और HBA का पेयर है, तो वो क्या होगा, वो नॉर्मल होगा। ठीक है, वो अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, अगर इस बचवा में क्या है, इस बचवा में HBA और HBS है। ठीक है, HBA और HBS, तो ये वेक्टर होगा, वाहक होगा। ठीक है, अगर HBS और HBS है तो ये क्या होगा, ये अफेक्टेड होगा। ठीक है, रोगी होगा, ये वाहक है, ये सामान्य है। ठीक है, बताइए, अगर होमोजाइगस अवस्था में है, ये क्या है, ये आपकी होमोजाइगस स्टेज है। अगर होमोजाइगस की स्टेज में है तो ही ये अपना रोग जो है, अपना रोग दिखाएगा, सिकल सेल एनीमिया होगा। और अगर होमोजाइगस की स्टेज में नहीं है तो ये डिजीज उत्पन्न नहीं करेगा। अगर होमोजाइगस की स्टेज में है तो ये क्या करेगा, ये डिजीज उत्पन्न करेगा। ठीक है, होमोजाइगस HBS और HBS इसको होना ही पड़ेगा, तभी ये रोगी होगा। अगर HBS आ गया तो ये वाहक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाहक हो जाएगा, यानी कि वेक्टर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अप्रभावी गुणसूत्र, अप्रभावी होता है, अलिंग गुणसूत्र पर होता है, ये पता है, अलिंग गुणसूत्र पर अप्रभावी रूप से वंशागत होता है ये। ठीक है, और हमने मेंडल के नियम में पढ़ा है कि जो
अप्रभावी रूप से वंशागत होते हैं, जो लक्षण अप्रभावी रूप से वंशागत होते हैं उनके दोनों जीन अप्रभावी होने ही चाहिए। ठीक है, उनके दोनों जीन क्या हैं, उनको दोनों जीन अप्रभावी ही होने चाहिए। देखिए ये इसके दोनों जीन अप्रभावी हैं तो रोग उत्पन्न हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने ए को क्या माना है, ए को हम इसको हम माना है, इसको हम बोलते हैं प्रभावी है, और ये क्या है, ये अप्रभावी है। अगर दोनों पेयर, दोनों जीन अप्रभावी होंगे तभी रोग उत्पन्न होगा, अन्यथा रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो ये था सिकल सेल एनीमिया में लिखने वाली बात। इससे मेनली प्रॉब्लम क्या होती है, इससे प्रॉब्लम सिर्फ एक ही होती है, O2 ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम। ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं हो पाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति मर जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।